हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं NSAIDs का पार्ट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे NSAIDs होते हैं उनके हमारे साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो हमारे NSAIDs हैं वो हमारे कैसे एक्शन करते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंड जो उसका क्लासिफिकेशन है वो क्या है। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये समझना होगा कि जो हमारा COX-1 एंड COX-2 पाथवे है उसके थ्रू हमारे किस तरीके से जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, या जो हमारा COX-1 पाथवे होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ और क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो वो सब हमें इसमें देखना होगा। ठीक है, तो इतना हमने देखा था कि एराकिडोनिक एसिड से हमारे COX-1 पाथवे में जाता था एंड COX-2, यानी कि जो हमारा एराकिडोनिक एसिड होता है वो हमारा COX-1 एंड COX-2 पाथवे दोनों में जा सकता है। ठीक है, और दोनों में ही हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते थे जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए। ठीक है, तो अब जब हमारा COX-1 होता है, ठीक है, COX-1 पाथवे में एराकिडोनिक एसिड जाता है तो इसमें हमारे और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, नंबर 1 इसमें हमारा बनता है थ्रोम्बोक्सिन A2। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारा जो बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और भी चीज़ों के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम देखें कि जो थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है ये हमारा क्या करता है, ये हमारा प्रमोट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। ठीक है, एंड जो हमारा COX-1 से जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, एक तो ये हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है। ठीक है, उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है उसमें। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर बनते हैं रीनल, इसमें हमारे रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी बनते हैं जो हमारे क्या करते हैं, जो एफेरेंट आर्टीरियोल होते हैं उनको डायलेट करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या रहता है, रीनल ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा इसमें और क्या होता है कि जो भी हमारे यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं ये हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारे COX-1 से जो चीज़ें बन रही है, थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा है या प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, इनके हमारे अदर देन इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने के अलावा हमारी बॉडी में हाउस कीपिंग फंक्शन भी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बना रहा है उसकी। ठीक है, उसके अलावा ये हमारा क्या कर रहा है, जो भी हमारे एफरेंट आर्टीरियल है उनको डायलेट कर रहा है, जिससे कि जो भी हमारा रीनल ब्लड फ्लो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, एंड बात करें हम थ्रोम्बोक्सिन A2 की, तो जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 होता है वो हमारा प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, एंड थर्ड, ये बात तो हमें पता ही है कि दोनों ही, चाहे COX-1 हो एंड COX-2, इनसे जो भी हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं वो हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब हमें साइड इफ़ेक्ट देखने हैं। अगर हम कोई भी यहाँ पर NSAID लेते हैं एंड हमारा जो एक COX-1 पाथवे है ये हमारा क्या होता है, ब्लॉक होता है, तो उस केस में हमारा क्या होगा। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन है वो तो नहीं होगा, यानी कि हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट तो मिलेगा, लेकिन जो ये हमारे बॉडी के हाउस कीपिंग फंक्शन थे ये भी साथ में क्या हो जाएंगे, हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर हमारा COX-1 पाथवे हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 बन रहा था, जो हमारा प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट कर रहा था, ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा तो हमारा प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा और हमारी क्या होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। यानी कि इसका एक हमारा मेजर साइड इफेक्ट है कि ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा के प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, तो हमारी क्या होगी, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगी वहाँ पर भी हमारे अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, नंबर थर्ड, यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा यहाँ पर रीनल प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहा
बनेगा, जो COX-1 हमारा पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, तो हमारा जो एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट हो रहा था वो नहीं होगा, यानी कि जो हमारे रीनल ब्लड फ्लो था वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो हमारा रीनल इंजरी के लिए भी हम मोर ससेप्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम ये तो देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर चाहिए क्या था, सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। ठीक है, वो तो हमें मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ये 3 हमें साइड इफेक्ट्स मिल रहे हैं बेसिक। आप देख सकते हैं कि इसके हमारे, अगर हम समराइज करें क्या क्या साइड इफेक्ट मिल रहे हैं हमें, एक तो हमारा क्या, इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी। नंबर 2 हमारा क्या होगा, जो भी गैस्ट्रिक मिकोसा होगी वो क्या होगी, उसमें गैस्ट्रिक अल्सर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग थी वो नहीं बन रही है, और जो एफरेंट आर्टीरियोल का डायलेशन हो रहा था, एंड उस वजह से हमारा रीनल ब्लड फ्लो क्या था, मेंटेन था, वो नहीं हो पाएगा, एंड हमारी जो किडनीज होंगी वो हमारी मोर ससेप्टेबल हो जाएंगी इंजरीज के लिए। ठीक है, एंड जो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट चाहिए वो तो मिलेगा, यानी कि इसके हमारे क्या है, जो हमें इफेक्ट है उसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें COX-2 पाथवे की, ठीक है, तो जो हमारा COX-2 पाथवे होता है, ठीक है, इसमें भी हमें क्या मिलता है, इसके थ्रू भी हमारे क्या बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, जो COX-2 मीडिएटेड हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए एक तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें COX-1 एंड COX-2 की, दोनों दोनों की, तो जो हमारे COX-2 में जो बनने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ये हमारे मोर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि जो हमारे COX-1 पाथवे से बन रहे हैं ये हमारा इन्फ्लेमेशन नहीं करेंगे, दोनों ही हमारा इन्फ्लेमेशन करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो जो यहाँ पर दूसरा क्या है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा यहाँ पर हमारा प्रोस्टासाइक्लिन बनता है। ठीक है, तो जो ये हमारा प्रोस्टासाइक्लिन होता है, ये क्या करता है, जैसे हमने देखा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था, तो ये हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन को स्टॉप करता है। ठीक है, यानी कि अगर ये हमारे प्लेटलेट एग्रीगेशन को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, क्लीन का हमारा वर्क क्या है कि ये हमारे प्लेटलेट के जो एग्रीगेशन है उसको हमारा रोक रहा था। ठीक है, तो अब अगर हम कोई भी COX-2 इनहिबिटर देते हैं, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पर बन रहे थे वो तो हमारे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिल जाएगा, लेकिन साथ ही यहाँ पर हमारा क्या होगा कि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को ये क्या कर रहा था, रोक रहा था, लेकिन अब यहाँ पर प्रोस्टासाइक्लिन भी नहीं बनेगा, तो ये हमारा जो प्लेटलेट एग्रीगेशन था वो हमारा ज़्यादा होने लगेगा, है ना। तो इससे हमारा क्या होता है, जो क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम कंपैरिजन करें COX-1 एंड COX-2 में, तो हमारा आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हमारे जो हमारे COX-1 इनहिबिटर्स हैं उनके हमारे मोर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन करें कि COX-1 जो ब्लॉक कर रही है एंड COX-2 को कर रहे हैं, उनमें से अगर हम देखें तो हमारे COX-2 हमारे ज़्यादा बेटर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारे जो भी NSAIDs हैं उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।